दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, इससे आने वाले दिनों में भारत में न्याय प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, अपराधियों के ऊपर किस तरह से ट्रायल होगा, किस तरह से बेल और जेल के अंदर फर्क किया जाएगा, इन सब बातों के ऊपर दीर्घगामी प्रभाव पड़ने वाले। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा इस केस में क्या था और ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। आपने उमर खालिद का नाम सुना होगा। आतंकवादी घटनाओं के तहत सरकार ने इनको बंदी बनाया और जेल में भेज दिया। इसकी चर्चा बहुत सारे मीडिया में हो रही होगी, आप उसको देख रहे हो। लेकिन जो आज चर्चा का विषय मेरे चैनल पे है वो ये कि जो जजमेंट दिया गया है उसको हम किस तरह से देखें और इसका असर आने वाले दिनों में इस केस में और आने वाले जितने भी और केसेस होंगे उन पे कैसे पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। एज ए लीगल प्रोफेशनल और एज ए सिटीजन आपको यह जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप न्याय प्रक्रिया को नहीं समझते हैं तो आप हमेशा इस संदेह में रहते हैं कि कहीं जाने अनजाने आपसे कोई गलती तो नहीं होगी, आपको पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट प्रताड़ित तो नहीं कर रहा। इसीलिए कानून को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आपके अधिकार कहां हैं और आप एक जागरूक नागरिक की हैसियत से आराम से अपने देश में संविधान की मर्यादा में रह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की चर्चा इंपॉर्टेंट है और यही मैं आज आपसे करने वाला हूं। जैसा मैंने कहा कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपके सामने रखूंगा और इस जजमेंट से उसकी प्रक्रिया के हिसाब से क्या मायने निकलते हैं और आने वाले समय में जो लोअर कोर्ट्स हैं या ट्रायल कोर्ट्स हैं वो उस पूरे जजमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे, इसकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आज से पहले जितना हो रहा था उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप जागरूक नागरिक हैं या आप लीगल फैटर्निटी से बिलोंग करते हैं, दोनों के हित में यह रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कैन समवन स्पेंड जेल विदाउट ट्रायल। आप किसी को जेल में डाल दें और ट्रायल ना हो, कितने समय तक वो जेल में रहेगा? और हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद वो बरी हो जाए। ऐसी स्थिति में उस 5-10 साल की उसकी जिंदगी का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हम उसको देखेंगे, क्योंकि इससे आपका फंडामेंटल राइट जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये आपका जो सवाल है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पे एक नागरिक को उसके अधिकार मिलते हैं, उस पे इसका क्या असर पड़ेगा। कोर्ट किस तरह से लिबर्टी, जो एक इंसान की अपनी स्वतंत्रता है वो, और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों में कैसे तालमेल रख सकता है। एक आतंकवादी की अपनी भी, अगर मैं कहूं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके अपने अधिकार हैं, लेकिन वो आतंकवादी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कोर्ट का काम है इसको बैलेंस करते हुए सही रास्ता दिखाना, और वही शायद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। Why this creates important precedents for future cases? मैंने इसलिए कहा क्योंकि आने वाले समय में इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। संविधान के हिसाब से आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। आप कुछ भी कानून बना लीजिए, नागरिक स्वतंत्रता ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। कारण, pre-trial incarnation is not punishment. You are innocent until proven guilty. कानून ये कहता है अगर आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाता है तब तक आप इनोसेंट हैं। जस्ट बिकॉज आपके ऊपर केस हो गया, आपको किसी कारण से जेल भेज दिया गया, आपको पुलिस थाने बुला लिया गया, आपके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल हो गई, आपके ऊपर FIR हो गई, आप दोषी नहीं हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। जब तक अदालत आपको दोषी नहीं मानता, अगर आपको जूनियर अदालत या लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, वो दोषी मानती है, तो आपके पास पूरा अधिकार है आप हायर कोर्ट में जाके
अपील कर सकते हैं, और जब तक सुप्रीम कोर्ट से आपको बरी नहीं कर दिया जाता या जब तक आपको गिल्टी नहीं बता दिया जाता, तब तक आप निर्दोष है। इस बात को आपको समझना होगा। इसीलिए अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो यूएपीए जो कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो एक हिसाब से बहुत सख्त कानून है, उसमें स्पेशल कानून में यह कहा गया है कि साहब इसमें जो बेल की कंडीशंस हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये किन पे लगाया जाता है? ये उन लोगों पे कानून लगाया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, समाज में विद्वेष पैदा करते हैं, या जिनसे लगता है कि समाज की सुरक्षा को खतरा है। ये कानून उन पे लगाया जाता है। लेकिन इस कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसका मिसयूज पुलिस या सिस्टम कर सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द कोर्ट सेड स्पेशल लॉ डज नॉट मीन नो जुडिशियल स्क्रूटनी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितना भी बड़ा कानून बना लीजिए, कितना भी सख्त बना लीजिए, अगर वो संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है और आम आदमी की स्वतंत्रता पे एनक्रोच करता है, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि संसद ने कानून बना दिया, अब उसके ऊपर कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ऐसे कानून को मान्यता भारत का संविधान नहीं देता है। ये बात समझनी पड़ेगी। इसका मतलब आप कानून बना सकते हैं, लेकिन उस कानून का दुरुपयोग ना हो, यह देखना अदालतों का काम है, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल अप्लाइज। आपका कानून कितना भी बड़ा और सख्त हो, संविधान उसके ऊपर है। इसको समझना होगा। इसका मतलब courts must balance statutory restrictions with constitutional right, not choose one over the other. What is important? Balancing. संतुलन जरूरी है। अपराधी को सजा मिले और समाज सुरक्षित रहे, यह देखना कोर्ट का काम है। यह बैलेंसिंग अप्रोच जरूरी है। एक जो डिले फैक्टर है कि आपने अदालत में पेशी नहीं हुई, ट्रायल चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और व्यक्ति जेल में पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस। कोर्ट ने यह कहा है कि इसको ध्यान से देखना जरूरी है। डिले सर्व्स एज ए ट्रिगर फॉर हाइटेंड जुडिशियल स्क्रूटनी। क्यों डिले हुआ? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसको देखना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान में अगर ट्रायल्स में डिले हो रहा है तो कोर्ट ये देखे कि डिले क्यों हो रहा है। जानबूझ के, केयरलेसनेस के कारण, पुलिस की लाचारी के कारण, लापरवाही के कारण, या किसी दबाव में, क्योंकि ये नागरिक सुरक्षा और उसकी स्वाधीनता से जुड़ा हुआ सवाल है। तो कोर्ट ने कहा इसको आप लाइटली मत लीजिए। अगर कोई भी ट्रायल लंबा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन लंबा चल रहा है, इसका मतलब यह है जहां डिले है वहां पे कोर्ट के कान जो है वो खड़े हो जाने चाहिए। दिस इज अबाउट लॉजिकल। इफ समवन हैज बीन इन जेल फॉर इयर्स विदाउट ट्रायल, उसका प्री डिटेंशन बिकम्स एक्चुअल पनिशमेंट। आपने तो उसको जेल में डाल दिया, अभी कोर्ट ने तो उसको अपराधी बनाया नहीं, लेकिन वो जेल की सजा काट रहा है। क्या आपने बिना उसको अपराधी घोषित किए सजा दे दी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको अदालतों को देखना होगा। यूएपीए के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि इट रिक्वायर्स दैट कोर्ट टू बिलीव दैट अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी एंड नॉट लाइकली टू कमिट ऑफेंस ऑन बेल। कानून में कहा गया है कि अदालतें इस बात को सुनिश्चित करें कि जो अपराधी है ये बाहर जाके दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सक्लूड जुडिशियल स्क्रूटनी और मैंडेट डिनाइड ऑन द बेल इन डिफॉल्ट। ठीक है, कानून अपनी जगह है, लेकिन अदालतों का भी कोई फर्ज है। क्या हम उस कानून की पूरी समीक्षा नहीं कर सकते? क्या जिस तरह से उस केस को हैंडल किया जा रहा है हमें उसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर यूएपीए का कानून गलत ढंग से अप्लाई किया गया है तो उस स्थिति के अंदर संज्ञान लेना जरूरी है। यह बात कोर्ट ने कही। तो मतलब यह हुआ कि इवन अंडर यूएपीए प्रोलॉन्ग डिले विदाउट ट्रायल कैन नॉट बी जस्टिफाइड इंडेफिनिट डिटेंशन। आपने यूएपीए में उसको डाला जेल में, अच्छी बात है। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट केस है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तुरंत खत्म करिए। क्यों लटकाया जा रहा है? सवाल ये है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में जो अदालतें हैं वो ये देखेंगे कि जो डिले है वो सालों तक ना खींचे। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस अदालत
के फैसले में आया है। अब जो कहा गया है कि कोर्ट जो है वो बेल को कैसे इवेल्युएट करे, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया है दो चीजों को लेकर, क्योंकि जब घटनाक्रम होता है तो कभी कभी तो अकेला व्यक्ति होता है, कभी कोई ग्रुप में एक संगठन के रूप में अपराध किया जाता है। अब अपराध जो कर रहा है एक आदमी है जिसने पूरा षड्यंत्र रचा है, और कुछ लोग हैं जिनको उसने एज ए कुरियर की तरह इस्तेमाल किया, उनको नहीं पता कि इसका आने वाला खामियाजा क्या है, लेकिन जाने अनजाने वो इस षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। अभी तक कानून ये कहता है क्योंकि ये अपराध खतरनाक है या संगीन अपराध है तो सबको एक सी सजा मिलेगी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया है, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि आप दो चीजों पे ध्यान दीजिए। डू द चार्जेस प्रमा फेसी डिस्क्लोज यूएपीए ऑफेंस। सबसे पहले तो बताइए कि क्या ये यूएपीए के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो भी आपने केस इस पे फाइल किए। पहला काम ट्रायल कोर्ट्स को ये देख देना है। दूसरा, एक्यूज रोल एज ए रीजनेबल एक्सेस टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। उसका रोल क्या था? मान लीजिए किसी आतंकवादी को कोई ड्राइवर कहीं छोड़ के आया, तो क्या वो ड्राइवर अपराधी बन गया? उसको तो पता ही नहीं था कि आतंकवादी, क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम में यह आया कि इस व्यक्ति ने इस आतंकवादी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सुविधा दी। उस स्थिति में क्या हो सकता है कि वो ड्राइवर उस गैंग का सदस्य हो सकता है ड्राइवर इनोसेंट हो। कहने का मतलब यह है कि इसकी गंभीरता को जांचना बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज कि वो उस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति था, इसका मतलब उसको आप आतंकवादी की श्रेणी में शायद नहीं रख सकते। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस बात को ध्यान में देखा है। इसका मतलब यह है कि बेल इज नॉट ए फोरम फॉर इवेल्युएटिंग डिफेंस। हम यहाँ पे अभी सुनवाई नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ उसका नेक्सस देख रहे हैं कि उसका रोल कितना गंभीर है और कितना बड़ा है। इसका मतलब यह है कि आप मिनी ट्रायल में ना जाइए। दे शुड लुक एट वेदर देयर इज अ रीजनेबल मटेरियल लिंक विद द एक्यूज्ड टू द एलिज्ड क्राइम। आपको कुछ लगता है, प्राइमा फेसाई लगता है, तो वो भाग तो रहा नहीं, आप उसको बेल दे रहे हो, आप उसको बरी नहीं कर रहे, फर्क है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कहीं डायरेक्ट रोल समझ में नहीं आ रहा है, वो नोइंगली अननोइंगली उस नेक्सस में फंस गया है, आप ऐसे व्यक्ति को बेल दे सकते हैं, लेकिन आप उसको बरी नहीं कर रहे हैं। वो तो जो डिटेल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब उसके रोल की बातें सामने आएंगी, तो वो दोबारा भी अरेस्ट हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ये बहुत जरूरी है। आप टेररिस्ट एक्ट किसको बोलेंगे? आज मैं सड़क पे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहा हूं कि दिल्ली में या नोएडा में मुझे साफ पानी, साफ हवा चाहिए, तो क्या आप मेरे पे यूएपीए लगाएंगे? ऐसा नहीं है, ये नागरिक अधिकार है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि जो आपको देखना पड़ेगा, टेररिस्ट एक्ट आप किसको बोलेंगे? डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। अब सवाल इस बात का है कि कल को अगर मान लीजिए लोग सड़क जाम करते हैं किसी मांग को लेकर, नाली साफ नहीं हो रही, जैसे इंदौर में गंदा पानी पी के लोगों की मौत हो गई, नाली साफ नहीं हो रही, गंदगी फैल रही है और सरकार सुन नहीं रही है, लोग सड़कों पे आके ट्रैफिक जाम करते हैं ताकि लोग सरकार उनकी बात सुने, तो क्या आप इस पे यूएपीए लगाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि एसेंशियल सर्विसेज एक हिसाब से हाईवे तो ब्लॉक हुआ, तो क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटी मानी जाएगी? ये कोर्ट को सोचना होगा। थ्रेट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कहीं पे किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कोई हमला किया, रेलवे लाइन उड़ा दी, हाईवे पे बम कर दिया, पेट्रोल पंप पे आग लगा दी, कोई ऐसी चीज जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पे दिक्कत हो और इकोनॉमिक दिक्कत हो, वो देखना पड़ेगा। एंड क्रिएटिंग टेरर अमंग पब्लिक, आपने कोई इवन ईमेल से धमका दिया, आपने पैनिक क्रिएट कर दिया जिससे जनता में दिक्कत हो गई, निश्चित रूप से आप उसको आतंकवादी घटना कहेंगे। आप उसको सिर्फ ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज करके नहीं छोड़ सकते। तो दोनों जगह से कोर्ट को देखना होगा कि सच्चाई क्या है। इसका मतलब यह है कि इट इज अ ब्रॉडर डेफिनेशन मींस यूएपीए केसेस often involves conspiracy in multiple actors, not just isolated incidences। कई चीजें देखनी होगी, सिर्फ आप एक घटना को लेकर या आतंकवादी नहीं कह सकते, उसके पीछे और आगे और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है उसको पूरा समझने से पता लगेगा कि आतंकवादी घटना थी, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र था या एक आइसोलेटेड केस था। इसको समझना बहुत जरूरी है।
इसका मतलब यह है कि कोर्ट मस्ट कंडक्ट इंडिविजुअलाइज असेसमेंट, नॉट ए कलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एक्यूज्ड। इस बात को समझना होगा, यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट बात आ गई, एक जो नई चीज आई इस पूरे केस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वो ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग जिसको आप कह सकते हो, द रिकॉर्ड्स डिस्क्लोज दैट ऑल appellants do not stand the equal footing as regard to the culpability। कहने का मतलब है सामूहिक ग्रुप के रूप में किसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन सबका रोल एक नहीं था। कुछ सिर्फ फैसिलिटेटर थे और कुछ मास्टरमाइंड थे। तो सवाल है कि जो सजा मास्टरमाइंड को मिलेगी, क्या वही फैसिलिटेटर को मिलेगी? क्योंकि शायद फैसिलिटेटर को तो पता ही नहीं कि मास्टरमाइंड क्या करना चाह रहा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिनका सेंट्रल रोल है इन दिस केस रिलेटेड टू डेली रॉयट्स, कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम। ये मास्टरमाइंड थे, इनको आप लाइटली नहीं ले सकते, ये खतरनाक लोग। इसीलिए उन्होंने कहा कि इनका सेंट्रल रोल है। कोर्ट फाउंड prima facie एविडेंस ऑफ द सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट एंड हेंस बेल डिनाइड। तो अब आपको ये पता लगा कि क्यों शर्जिल इमाम और खालिद को यहां पे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी। लेकिन जो फैसिलिटेटर थे, बाकी जो 5 लोग थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, ये कह के कि दे वर लेसर इन्वॉल्व डिस्पाइट प्रोलॉन्ग डिटेंशन। इन्वॉल्व थे, लेकिन वो किंग पिन नहीं थे या सेंट्रल रोल नहीं था, पेरिफेरियल रोल था। किसी ने घर में रुका दिया होगा, किसी ने कोई फैसिलिटेट कर दिया होगा, किसी ने कोई सुविधा दे दी होगी, लेकिन मास्टरमाइंड तो जो लोग थे उनकी बेल डिनाई कर दी। इसका मतलब क्या है? टू रिगार्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंट्रल रोल प्लेड बाय सम एक्यूज्ड एंड फैसिलिटेटेड रोल बाय अदर्स वुड इटसेल्फ रिजल्ट इन आर्बिट्रीनेस। क्या ऐसा होगा? सवाल ये था, अभी तक कानून ये कहता था पूरा गुट एक सा है, एक अगर अपराध हुआ है तो सबको बराबर सजा देगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस केस को समझना बहुत जरूरी है। कौन किंगपिन्स हैं, उनकी सजा अलग, और जिनका इन्वॉल्वमेंट कम है उनकी सजा अलग। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। द कोर्ट इज सेइंग द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एक्यूज्ड वायलेट्स आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। जब मेरा उसमें इतना बड़ा रोल नहीं है, मेरा सिर्फ पेरिफेरियल रोल है, तो मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों? यह सवाल अपने आप में खड़ा हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को बरी कर दिया। अब आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, अब जो जस्टिफिकेशन है, कोर्ट को ये बताना, सिस्टम को ये बताना पड़ेगा, सरकार को या पुलिस को, कि भाई दो जो अपराधी हैं इनका इतना लंबा आपको जेल क्यों चाहिए? अब आप बताइए इस बात। The burden on the prosecution to show why someone should remain in jail, especially after years of detention। आपने इनको काफी समय तक जेल में रखा, आपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं करी, आपने कोई अपराध पाया नहीं, कुछ आपके पास बताने को नहीं है, तो इनको जेल में क्यों रखा है? सवाल इस बात है। तो ये अब जिम्मेवारी है सरकार की और सिस्टम की, ये बताना कि क्यों इनको जेल में रखना जरूरी है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट मस्ट इंडिविजुअलाइज बेल एनालिसिस, स्पेसिफिक रोल ऑफ द एक्यूज्ड, ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन, प्रोग्रेस ऑफ ट्रायल एंड स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस लिंक्ड टू द इंडिविजुअल। कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये सब जानना जरूरी है, आप सिर्फ एक झाड़ू से सबको नहीं हाँक सकते। इससे पुलिस सिस्टम का मिसयूज होता है। आपने एक बार जेल में डाल दिया, अब आपको परवाही नहीं है, आप उनके केस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ट्रायल हो नहीं रही, वो जेल में सड़ रहे हैं और आप मस्त हो, ये नहीं चलेगा। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपने जेल में उनको रखा है और आपके पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, तो हम इनको बेल दे देते हैं। जब आपके पास सबूत हो जाएंगे तब हम देखेंगे इनका क्या करना। तो ये जिम्मेवारी अब सिस्टम पे बढ़ गई। सेफगार्ड्स एंड कंडीशंस। अब सवाल इस बात का है कि अगर इन अपराधियों को हमने बेल दे दी और ये फिर अपराध में शामिल हो गए, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फ्रीडम डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट अकाउंटेबल। आप अभी भी निगाह में हैं, हमने आपको बरी नहीं किया। इसका मतलब आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़ेगी, आप
जो जुरिडिक्शन है अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते बगैर बताए, किसी भी एविडेंस और विटनेस के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे और कोई दूसरा अपराध नहीं करेंगे। अगर आपने इस तरह की 12-15 कंडीशन जो कोर्ट ने लगाई हैं, अगर आपने उसका वायलेशन किया तो आपको वापस जेल भेज दिया जाए। ये बात बहुत क्लियर है। इट मीन्स इफ कंडीशंस आर वायलेटेड, ट्रायल कोर्ट विल सेंड बैक टू जेल बाय कैंसिलिंग द बेल। रिव्यू मैकेनिज्म, अब ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है दोस्तों। इस समय सवाल ये है कि जो बेल डिनाई की गई खालिद और इमाम की, उसमें ये कहा दे कैन रीअप्लाई आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेसेस। जब पुलिस अपनी तफ्तीश पूरी कर ले तब आप अपनी बेल की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या 1 साल बाद। इसका मतलब यह है कि आप भी हमेशा के लिए जेल में नहीं है। अब पुलिस की जिम्मेवारी है कार्रवाई करे, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है एविडेंस लाए, केस फाइनल करे और बताए कि ये अपराधी है या नहीं, और उस हिसाब से कोर्ट जजमेंट देगा। लेकिन अगर वहां डिले होता है तो आप 1 साल बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए, हम आपकी बेल कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें। एक्सपेडिटेड ट्रायल डायरेक्टिव, अब ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि एग्जामिन प्रोटेक्टेड विटनेसेस विदाउट डिले, एंश्योर ट्रायल कंटिन्यूज एंड नो अननेसेसरी डिलेज। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह कहा है, इसका मतलब ये है कि जो हायर कोर्ट है अब वो ट्रायल कोर्ट के ऊपर टाइमलाइन लगा सकते हैं कि आप इस केस को 6 महीने में या साल भर में सुन के खत्म करिए। इसको 10 साल लटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो इस बात को भी लेकर हमें समझना चाहिए कि शायद आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स भी इस तरह की बात को ध्यान देंगे। अब ये जो जजमेंट आया है, इससे पूरा जो लीगल सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ब्रीफली मैं आपको बता दूं। पहला, अगर डिले है तो डिले बेस्ड रिव्यू, अगर आपकी एप्लीकेशन या आपके ऊपर आप जेल में हैं और आप पे कार्रवाई नहीं हुई है, डिले हो रहा है, तो आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो उसको जल्दी से देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ग्रुप के अंदर क्राइम हुआ है तो आप हर एक इंडिविजुअल का असेसमेंट देखेंगे, ना कि ग्रुप का। ये एक नई प्रक्रिया है। हायरार्की ऑफ कल्प्रिट, कौन मास्टरमाइंड है कौन फैसिलिटेटर है, ये डिफरेंशिएट करना कोर्ट की जिम्मेवारी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीमेसी, आप जितने मर्जी कानून बना लीजिए, कितने भी सख्त प्रावधान कर दीजिए, जेल का, बेल का, नॉन बेलेबल वारंट, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, लेकिन जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। संविधान यही कहता है। एंड नाउ इट इज एक्टिव जुडिशियल ड्यूटी कि भाई आप किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेवारी से ना भागे, आपको थोड़ा इन्वॉल्व होकर केसेस को निपटाना होगा। ये कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो जजमेंट है इससे यूएपीए वीक नहीं हुआ। अगर कोई ये सोचे कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर कर दिया, सरकार आतंकवादियों को पकड़ना चाह रही थी, मुझे नहीं लगता कि इससे कानून कमजोर हुआ है। हाँ, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो व्यक्ति हैं उनको भी बचाना जरूरी है। और ये नहीं कह सकते कि आतंकवादी है तो उसके अधिकार नहीं है। कल को अगर वो आतंकवादी साबित नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे? क्या उसकी जिंदगी वापस दे पाएंगे? मैंने इस पे एक और वीडियो बनाया था काफी समय पहले, अगर आपने देखा हो, मेरा चैनल लगा था, कि जहां पे गलत ढंग से डिटेन किया जाता है, लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पार्लियामेंट की तरफ से कानून बनना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी जिंदगी गलत ढंग से फंसाने के कारण, कभी कभी पुलिस भी दूसरी पार्टी से मिलकर लोगों को फंसाने का प्रयास करती है, और ये सबको पता है हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसीलिए लोग पुलिस के नाम से कतराते हैं, डरते हैं या अवॉइड करते हैं। चाहे पुलिस कितना भी बोले कि हम आपके दोस्त हैं, पुलिस हमेशा आपके साथ है, ये सिर्फ कागजों पे है, बगैर रिश्वत के काम नहीं होते हैं। आम आदमी से आप पूछिए। कहने का मतलब ये, इस स्थिति के अंदर आम आदमी की जिंदगी को कौन बचाएगा? इसलिए कोर्ट ने कहा है कि आप अपना कानून बनाइए, उस हिसाब से काम करिए, लेकिन अगर कोई हमारे पास आता है कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हम उसकी सुने। हम ये नहीं कह सकते कि कानून आपको नॉन बेलेबल क्लॉज के अंदर कर दिया तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? रिकॉग्नाइज द सीरियसनेस ऑफ टेररिज्म चार्जेस, भाई जो गंभीर अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से बेल नहीं मिलेगी, ये कहा गया।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है उसका ध्यान रखा जाएगा। जस्टिस जो है वो इनडेफिनेट तरीके तक डिले ना हो, पुलिस मनमर्जी ना करे, टाइम बाउंड काम खत्म हो, अच्छी बात है। नहीं होता तो आप अपराधी को बेल दे दीजिए, फिर पुलिस को जो करना वो करे। क्योंकि अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही है तो आम आदमी जेल में क्यों सड़े, सवाल इस बात का है। एंड ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स एज इंडिविजुअल्स नॉट ए कलेक्टिव यूनिट। किसी ग्रुप ने कुछ गड़बड़ करी है, उसमें कुछ जानकार होंगे और कुछ अनजाने में फंस गए होंगे, क्या आप दोनों को एक सा मानेंगे? इसका डिफरेंशिएशन भी जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिक्योरिटी और लिबर्टी के बीच में बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक सवाल ये, आपको जो भी समझ में आया इस पूरे मुद्दे से, आपको जो भी लगता है कि कोर्ट ने सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। इस तरह के गंभीर मुद्दों पर हम और भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर भी करिए। और मेरा तो ये कहना है कि अगर आप इस तरह के और डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ डिटेल्ड एनालिसिस बताएगा। हम कभी भी ओपिनियनेटेड हवा में बात नहीं करते कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम जबरदस्ती की काइट फ्लाइंग नहीं करते। हम हमेशा तथ्यों को सामने रखते हैं और फिर उन पे चर्चा करते हैं। इसीलिए निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। और पुराने वीडियोस भी जाके देखिए, आपको पता लगेगा कि हर सब्जेक्ट पे कितना गहन रिसर्च हुआ, ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे, किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे। फिलहाल वंदे मातरम।